नमस्कार। इस अद्भुत राज्य कर्नाटक में आपका स्वागत है। यहाँ आकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उत्तर भारत से होने के नाते ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहले आप एक शानदार हवाई अड्डे पर उतरते हैं। मैं दिल से ये महसूस करता हूँ कि यह दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक है। निश्चित तौर पर यह भारत का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा है। और फिर बेंगलोर में घूमना भी अद्भुत है। दोनों तरफ आप ऐसे संस्थान देखे जा सकते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि यह लगभग एक विकसित देश है। कर्नाटक वास्तव में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है। दरअसल यदि आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय सालाना 3 लाख से ज़्यादा है। यह उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से 4 गुना अधिक है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय से 6 गुना अधिक है, जो प्रतिवर्ष 54,000 रुपये से कुछ अधिक है। कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इस साल कर्नाटक को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ भयंकर सूखा पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि उनके जीवन की यादगार में यह सबसे खराब सूखा है। और हम ये सब देखने के लिए खेतों में गए कि किसानों का जीवन कितना कठिन है और यह हकीकत में उनके लिए बहुत ही परेशानी भरा समय है। नमस्ते। नमस्ते। अभी स्थिति कैसी है? क्या बारिश हुई? बारिश नहीं हुई और हालात खराब हैं। राशन वे हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहता है? मैं क्या कह सकता हूँ। बारिश नहीं हुई है, लेकिन पेट पालने के लिए हमें अभी भी इस गर्मी में काम करना पड़ता है। वे 5 किलो चावल दे रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अगर मैं इसे बाहर से खरीदता हूँ तो इसकी कीमत 800 से 900 रुपए होती है। 300 रुपए की दैनिक मजदूरी से गुजारा करना मुश्किल है। क्या आपको राशन मिलता है? मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। कोई कार्ड नहीं? क्या वह मुफ्त भोजन की बात कर रही है? नहीं, खाना नहीं मिलता, इसलिए चावल देते हैं, इसलिए राशन देते हैं। तो आपको चावल मिलता है? मुझे कोई राशन नहीं मिल रहा है। बारिश नहीं हुई है। गर्मी के कारण सब कुछ सूख गया है। ये सब सूख गया है। सब कुछ सूख गया है। सूखे के एवज में क्या उन्होंने कोई पैसा दिया? क्या आप बता सकते हैं? क्या सरकार ने कोई पैसा दिया है? उन्होंने कुछ नहीं दिया। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। बस थोड़ा सा। उनमें से कई महिला किसानों ने हमें बताया कि वास्तव में उन्हें वोट देने के लिए दोनों पार्टियों ने 500 रुपये या 400 रुपये का भुगतान किया था। बस सुने कि वे क्या कहना चाहती हैं। इस इलाके में लोग किसे वोट दे रहे हैं, कांग्रेस या बीजेपी को? मैं नहीं जानती कि कौन जीतेगा। क्या उन्हें वोट देने के लिए पैसे मिले? उनसे पूछो। क्या किसी पार्टी ने आपको वोट देने के लिए पैसे दिए? मुझे 500 रुपए मिले। 500 रुपए? किस पार्टी से? उनसे पूछो। आपको किस पार्टी ने 500 रुपए दिए? बीजेपी। कांग्रेस ने 500 रुपये दिए। प्रति व्यक्ति? एक व्यक्ति को 500। फिर कितने? बीजेपी ने प्रति व्यक्ति 400 रुपये दिए। क्या आपको वोट देने के लिए पैसे दिए गए हैं? 500 रुपये। 500 रुपए दिए गए। 500 रुपये वोट देने के लिए मिलते हैं? बीजेपी, कांग्रेस या दोनों? किस पार्टी ने आपको वोट देने के लिए पैसे दिए? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी ने 500 रुपये दिए हैं और कांग्रेस ने? कांग्रेस ने 400 रुपए दिए। बीजेपी ने 500 रुपए दिए। कुछ लोगों को तो पैसा मिल गया, लेकिन कुछ को नहीं मिला। दरअसल इस साल का सूखा इस चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि यहाँ की कांग्रेस सरकार का कहना है कि केंद्र उन्हें उनका हक नहीं दिया है। दरअसल वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18,000 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक उन्हें सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसलिए वे हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वास्तव में वहाँ फेडरलिज्म का एक तत्व मौजूद है। कन्नड़िगांव के लिए कर्नाटक, जबकि केंद्र को कर्नाटक की कोई चिंता नहीं है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछा कि यहाँ असली समस्या क्या है। सर, हमारे लिए ये समय निकालने के लिए धन्यवाद। केंद्र राज्य के माले में केंद्र द्वारा कर्नाटक के साथ भेदभाव, क्या ये बहुत बड़ा भेदभाव है? देखिए, 240 ताल्लुकों में से हमने 223 ताल्लुकों को सूखा घोषित किया था, यानी 240 ताल्लुकों में से 223 ताल्लुका में सूखा है। लगभग 48,000 हेक्टेयर भूमि पर हमारी फसल बर्बाद हो गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हमने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खो दी है।
हमने भारत सरकार से एनडीआरएफ के मानदंडों के आधार पर 18,172 करोड़ रुपए मांगे थे और हमने सितंबर माह में एक ज्ञापन भी सौंपा था। और फिर भी मैंने संबंधित मंत्रियों से मिलने और कर्नाटक में सूखे की स्थिति को समझाने के लिए 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला। और अंततः 19 दिसंबर को मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला। फिर अगले दिन 20 दिसंबर को मेरी अमित शाह से मुलाकात हुई। कितनी बार आपको आना जाना पड़ा? 3 मंत्री संबंधित मंत्रियों से मिले और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। और 19 दिसंबर को मैं खुद जाकर प्रधानमंत्री से मिला। लेकिन यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, यहाँ सूखा पड़ा है भयंकर सूखा। और वे आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं पता, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। वे कर्नाटक के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति नफरत की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने कर्नाटक के प्रति सौतेला रवैया दिखाया है। और फिर हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। फेडरल व्यवस्था में हमारे लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी हो गया था। भारत सरकार का कर्तव्य है कि जहां भी बाढ़ हो, जहां भी सूखा हो, वह धन मुहैया कराए। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश में उन्हें यह करना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा जारी नहीं किया है। हमारा ज्ञापन सौंपे हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय ढांचे में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने भारत सरकार को इसका निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसका निपटारा नहीं किया है। फिर उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया और उन्होंने 1,454 करोड़ रुपए दिए। 18,000 करोड़ रुपए के बदले? यह हमारे द्वारा मांगी गई राशि का 19% है, एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार। हमने नुकसान की कुल राशि की भरपाई के लिए भी नहीं कहा था। कुल नुकसान 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। ये उससे आधा होगा। उसका आधा भी नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं? वे परेशान हैं और उन्हें केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है। वे कन्नड़ में क्या कहते हैं? भाजपा कपटपूर्ण शासन कर रही है, उनका सौतेला व्यवहार है, वे नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यहां लोग यही कहते हैं। हमने पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री आर अशोक से भी पूछा कि केंद्र राज्य को अधिक पैसा क्यों नहीं दे रहा है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। आप कर्नाटक की इस एक समस्या का प्रतिकार कैसे कर रहे हैं जो सूखे से जूझ रहा है, लोग पीड़ित हैं और उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए मांगे, कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। फिर वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भुगतान करें क्योंकि लोग पीड़ित हैं, और आपने 18,000 करोड़ में से केवल 4,000 करोड़ का भुगतान किया है। 4,000 करोड़ भी नहीं, 4,000 करोड़ से थोड़ा कम। आप अभियान में उस मुद्दे का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। दरअसल मैं पिछली सरकार में 4 साल तक राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री होने का मतलब है कि सूखा, बाढ़ आदि सभी मुद्दे मेरे अधीन आते हैं। मुझे सब पता है। तो इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नियम हैं। एनडीआरएफ का मतलब है कि राष्ट्रीय सरकार धन उपलब्ध कराएगी। एसडीआरएफ भी 75% राशि देगा। वे पहले ही राज्य के लिए तिमाही आधार पर 700 करोड़ रुपए दे चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य को दिया है और अब वे 3,454 करोड़ से अधिक जारी कर रहे हैं। ये हैं एनडीआरएफ के नियम है। फसलों के लिए उन्होंने राशि तय की है जो लगभग 7,000 प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने सब दे दिया है। नियमानुसार उन्होंने ही बताया है कि इतनी ही राशि है। मुझे लगता है कि कर्नाटक के इतिहास में यह केंद्र सरकार द्वारा दी गई सबसे बड़ी रकम है। उसके लिए नहीं, सूखे के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18,000 करोड़ और आपने सिर्फ 3,900 करोड़ दिए हैं, 18,000 करोड़ डीएच नहीं। तो सूखे के लिए अभी भी 14,000 करोड़ बाकी हैं। मैं सहमत हूँ। मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसान कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ये केंद्र राज्य की समस्या है। आप इसका प्रतिकार कैसे कर रहे हैं? एक बार फिर अतीत में जाऊंगा। पिछली बार केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल तक शासन किया था।
राज्य में हमारी सरकार थी, येदियुरप्पा सरकार थी। 10 साल तक हमने 44,000 करोड़ मांगे। हमने केंद्र सरकार से एनडीआरएफ फंड के लिए अनुरोध किया और उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें 3,500 करोड़ रुपए दिए। हमने क्या मांगा था? 44,000 करोड़। उन्होंने क्या दिया? 3,500 करोड़। अब वे मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने प्रतिशत भी बता दिया है। मनमोहन सिंह सरकार ने कर्नाटक को हमारी मांग से 5% से भी कम राशि दी। 5% से भी कम। मोदी सरकार ने क्या दिया? मोदी सरकार ने सूखे और बाढ़ के लिए मांगी गई राशि में से 50% से ज्यादा राशि दे दी है। यही मोदी की खासियत है। 4,000 कैसे? 18,000 का 50%, क्योंकि वह 25% भी नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप मनमोहन सरकार जितने अच्छे हैं या मनमोहन सरकार जितने बुरे, या आप दोनों एक जैसे हैं? नहीं, हम मनमोहन सिंह सरकार से बेहतर हैं। पूरे 10 साल में मनमोहन सरकार ने जितना दिया उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने दिया है। तो ये आंकड़ा गलत है। आपने 3,900 करोड़ रुपए दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18,000 करोड़ दीजिए। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहा हूं। कोर्ट ने कहा कि आप तुरंत नियमों के मुताबिक धन जारी करें, लेकिन राज्य सरकार में इसका कोई नियम नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्ट जाने से पहले निर्मला सीतारमण ने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा था कि कृपया मुझे कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में सूखे के लिए बजट प्रदान करने की अनुमति दें। उन्होंने चुनाव आयुक्त से गुहार लगाई। चूंकि चुनाव आयुक्त ने अनुमति दे दी, इसलिए हमने राशि दे दी। हमने यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय को बताई है। यह कर्नाटक सरकार का दबाव नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। मैं मोदी जी की सराहना करता हूं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कर्नाटक में सूखे और बाढ़ शमन के लिए सबसे अधिक राशि दी है। यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। मैं मोदी सरकार की सराहना करूंगा। दोराब, इस केंद्र राज्य विवाद का आधार क्या है? क्या यह उचित है? क्या कांग्रेस ने भी ऐसा किया था? नीचे की रेखा क्या है? शांदची पस्कारे प्रणय, सभी अमीर राज्य हमेशा केंद्र के खिलाफ शिकायत करते हैं कि उन्हें पर्याप्त धन वापस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे जितना उन्हें मिलता है उससे अधिक योगदान करते हैं। फिर एक छोटी सी कहानी है कि क्या यह 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 10,000 करोड़ होना चाहिए? लेकिन दक्षिणी राज्य, क्योंकि पारंपरिक रूप से वे बीजेपी शासित नहीं हैं, उन्हें उत्तर के राज्यों की सरकारों के प्रति अधिक शिकायत है और वे यह भी पाते हैं कि उत्तरी राज्य कम योगदान देकर अधिक लाभ उठाते हैं। ये एक राजनीतिक चीज है जो वास्तव में कई वर्षों, दशकों से चली आ रही है। हालांकि बाज हमने भारत में फेडरलिज्म को और अधिक मजबूत होते देखा है। वास्तव में क्षेत्रीय दल अन्य दलों की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस पूरे विरोध प्रदर्शन में यह फेडरलिज्म या सब फेडरलिज्म या जो भी आप इसे कहना चाहें का तत्व है? यहाँ उन्होंने दुकान के चिन्हों को लेकर विरोध जताया, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानों पर दुकान का चिन्ह स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह उस दिशा में एक प्रेरणा है कि हम स्थानीय हैं, हम कन्नडिगा हैं, हम अपना राज्य चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि हम देश में दूसरे सबसे बड़े करदाता हैं और जब केंद्र से पैसा लेने की बात आती है तो हम सबसे नीचे हो जाते हैं। यही बात तमिलनाडु ने भी कही है। तो दक्षिण में निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। माया, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। समय निकालकर यहाँ आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने 30 वर्षों तक चुनाव कवर किया है। 1989 से। क्योंकि आप 5 वर्ष के थे। 4। ओह 4, माफ़ करना, मुझे माफ़ कीजिए, यह हकीकत है। तो आप मुझे बताएं, चूंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग पीड़ित हैं और फिर इसे केंद्र राज्य संबंधों से जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यह अक्सर दोहराया जाता है कि कर्नाटक केंद्र को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन वापस बहुत कम मिलता है और यह वास्तव में कांग्रेस के लिए एक मजबूत पिच है। उन्होंने निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाने और राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने से शुरुआत की।
इसलिए यह निश्चित रूप से कांग्रेस की दलीलों में से एक है कि केंद्र की भाजपा सरकार को कर्नाटक की परवाह नहीं है, कन्नडिगाओं की परवाह नहीं है, और इसे प्रदर्शित करने के तरीकों में से एक यह तथ्य है कि जियातना टैक्स लिया जा रहा है। कर्नाटक उसका बहुत छोटा हिस्सा वापस आ रहा है। क्या ये मतदाताओं के मन में ये भावना पैदा कर रहा है कि उन्हें भी लगता है कि कर्नाटक के साथ थोड़ा भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, शायद मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच ऐसा है, क्योंकि निश्चित रूप से कर्नाटक के बहुत सारे मतदाताओं ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, इसलिए यह निश्चित रूप से उनकी आवाज है। मुझे यकीन नहीं है कि आपने क्षेत्र में महिलाओं के स्तर पर बात की है कि क्या वे वास्तव में उनके साथ जुड़ाव महसूस करेंगी, लेकिन निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के मतदाता इस पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र विरोधी भावना इसलिए भी है क्योंकि 3 या 4 दशकों से कावेरी नदी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है और कर्नाटक को लगता है कि ये हो गया है और पुरस्कार दिए गए हैं, रखे नहीं गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मिलकर एक प्रकार का केंद्र विरोधी, न केवल भाजपा विरोधी बल्कि केंद्र विरोधी आक्रोश भी पैदा करता है कि हमें उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। आपने बताया कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनावों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और ये एक बड़ा बदलाव है। ज़रा देखिए कि समय के साथ कांग्रेस का क्या हुआ। वास्तव में कांग्रेस का कर्नाटक में 50 वर्षों तक लगभग 10,000-2004 तक वर्चस्व रहा। ज़रा देखिए कि 50 साल तक वे हर बार 20 से 25 सीटें जीतते थे, 1-2 सीट इधर होती थी। फिर 2004 में अचानक यह 20 से घटकर 8 सीटों पर सिमट गई और फिर 2019 में यह सिर्फ 1 सीट पर आ गई। अब आप ऐसा सोचेंगे कि यह कांग्रेस का लगभग सफाया है और वास्तव में इसका मुकाबला भाजपा के बड़े पैमाने पर उभार से हुआ है। ज़रा देखिए, 50 साल तक यह इस अवस्था में कहीं नहीं थी। फिर 2004 में यह 6 से 8 सीटों से 18 सीटों तक और फिर 2019 से 25 सीटों तक पहुंच गई, एक पूरा का पूरा बदलाव। लेकिन फिर उसके बाद और 2023 के बीच क्या हुआ, क्योंकि माया सिर्फ एक बड़े बदलाव, एक बड़े प्रभाव का उल्लेख कर रही थी। पिछले 2 वर्षों में बीजेपी की अचानक गिरावट और 2019 से 2023 तक कांग्रेस की तीव्र वृद्धि बीजेपी वोट प्रतिशत 51% से गिरकर 36% हो गया, जो कि एक बड़ी गिरावट थी और कांग्रेस ऊपर चली गई। उनका वोट 32% से 42% हो गया। अब निकटतम चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 42% और भाजपा 36% पर थी। यदि आप इसे सीटों में परिवर्तित करते हैं तो यह भी एक बहुत ही बताने वाली कहानी है। 2019 से 2023 में एक बड़ा बदलाव आया है। यदि आप 2023 को देखें, विधानसभा को लोकसभा सीटों में परिवर्तित करें तो यह प्रति लोकसभा लगभग 7 से 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी 25 सीटों से घटकर 8 सीटों पर आ गई और कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 18 सीटों पर और जेडीएस 1 सीट से 2 सीटों पर आ गई। यह फिर से एक बड़ा बदलाव है। तो क्या होगा अगर विधानसभा चुनाव में आपने अच्छा प्रदर्शन किया? ये लोकसभा चुनाव है, क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है? देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा है और आप इसे हमारे स्निपेट्स में देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव इस बात का बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। यह ऐतिहासिक रूप से सच है। हमने सभी डेटा की जांच कर ली है। 80% मामलों में वही पार्टी जो विधानसभा चुनाव जीतती है, लोकसभा जीतती है या लोकसभा में उस राज्य में सबसे अधिक सीटें हासिल करती हैं। 80% वक्त ऐसा होता है। दरअसल अक्सर यह थोड़ा ऊपर चला जाता है। इसलिए विधानसभा चुनाव इस बात का बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगाते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन एक सावधानी के साथ, जब तक अगला लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के 1 साल के भीतर होता है और यह कर्नाटक के मामले के समान है। तो क्या विधानसभा चुनाव आपके सर्वेक्षणकर्ताओं से बेहतर पूर्वानुमान करता है? हमेशा नहीं, लेकिन बहुत बार बहुत बार ऐसा होता है। आप हार मान रहे हैं? मेरा मतलब है कि यह ऐतिहासिक डेटा है, इसलिए इस पर बहस करने का कोई सवाल ही नहीं है।
तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अचानक आगे बढ़ने से इस चुनाव में भारी बदलाव आया है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अचानक बढ़ गई। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को वर्षों से लगभग 37, 30, 29% और बीजेपी को 4 या 5% मत कम मिले। फिर गठबंधन होते हैं और सरकारें बनती हैं। इस बार कांग्रेस 40% की बाधा पार कर 42% पर पहुंच गई। इस तरह दोनों पार्टियों के बीच का अंतर 3% या 4% से 6% हो गया। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली। और यह इस विधानसभा चुनाव में कोई अचानक आया बदलाव नहीं है। उससे पहले पंचायत चुनाव और शहर नगर पालिका चुनाव से कुछ संकेत मिले थे। जरा देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2020 और 2021 में क्या हुआ। 2019 के बाद से कांग्रेस का उदय स्थानीय निकाय चुनावों में भी हुआ, जिसका वास्तव में बहुत से लोग अनुसरण नहीं करते हैं। दरअसल इन 2 सालों में कांग्रेस को 42% सीटें मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 36% सीटें मिली हैं। तो बाज़ पहले से ही एक संकेत था कि कर्नाटक से लगभग सफाया होने के बाद कांग्रेस वापस आ रही है। यदि कोई नगर निगम चुनावों पर बारीकी से नज़र डालता तो ये पता चल जाता। हाँ, और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस चुनाव के बाद इसका एहसास हुआ। मेरा मतलब इस तथ्य से है कि उन्होंने जेडीएस के साथ गठजोड़ किया और जेडीएस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के बावजूद उनके साथ शामिल होने को इच्छुक थी। मुझे लगता है कि दोनों को एहसास हुआ कि वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। बीजेपी पिछली बार के अपने प्रदर्शन को दोहराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें जेडीएस की ज़रूरत पड़ी और वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वे दक्षिण में 5 जिलों में हार गए थे। तो माया, इस अर्थ में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ कि भाजपा बुलंदियों पर थी, आगे बढ़ रही थी और अचानक चीजें बदल गईं? क्यों? मुझे लगता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उन वादों की गारंटी दी जो जिन्होंने मतदाताओं के बीच असर किया है, जिनमें से अधिकांश वादों पर अमल किया जा चुका है। मुझे लगता है कि यह मतदाताओं के लिए एक बहुत लोकप्रिय कदम था। मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में इसकी सराहना की। इसके अलावा कर्नाटक कभी कभी देश भर में चल रही हवा के खिलाफ भी जाता है। डबल इंजन सरकार का फायदा हमें बहुत कम मिलता है। अगर यह फायदा है तो अक्सर राज्य सरकार केंद्र सरकार से अलग पार्टी की होती है, इसलिए हम इसे यहाँ अलग तरीके से करते हैं। बहुत होशियार, एक दूसरे पर नजर रखने वाला, खासकर अगर ये एक कन्नडिगा पार्टी है। तो हमने वास्तव में यही सवाल पूछा है कि माया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से पूछा, और कई लोग कहते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी में सक्रिय व्यक्ति हैं। तो एक चीज़ जिसके बारे में आप इस समय बहुत मजबूत हैं और इसका असर हो रहा है, और ये आपकी रणनीतियों में से एक है, आप इसे हमें समझा सकते हैं, और वह यह है कि फेडरलिज्म संविधान का हिस्सा है। आपने अभी इतने ज़ोर से कर्नाटक कहा, आपको लगता है कि कर्नाटक कर्नाटक के लिए है? क्या लोगों को लगता है कि भाजपा अति केंद्रीकरण कर रही है और कर्नाटक हार रहा है? और यदि हाँ, तो इस अति केंद्रीकरण से कर्नाटक का नुकसान कैसे हो रहा है? निस्संदेह वे बहुत मजबूत सरकार हैं। यहाँ ऑपरेशन लोटस शुरू करने के बाद उनके पास अच्छी संख्या है। केंद्र में भी उनकी अच्छी और मजबूत सरकार है। एक दिन के लिए भी राज्यसभा या लोकसभा में संसद सदस्यों ने कर्नाटक की रक्षा के लिए अपना मुंह नहीं खोला। उनमें से कोई भी कर्नाटक की समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री से नहीं मिला। उनमें से सिर्फ एक मुद्दों के पीछे खड़ा रहा, चाहे वह जल या भूमि विवाद हो या कोई भी विवाद हो। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बोम्मई ने खुद विधानसभा में रिकॉर्ड पर कहा है। उन्होंने कहा, हाँ, आइए हम सब मिलकर और उन हालात से लड़ने के लिए एक साथ आए। इसीलिए श्री सुरेश ने इस बजट के बाद इसे संसद में उठाया और उन्होंने कहा कि उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। हम महाराष्ट्र के बाद इस देश के दूसरे सबसे बड़े करदाता हैं। हमें तो 13% ही मिल रहा है, बाकी उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक ठीक, कुछ रणनीतियां तय की गई हैं,
लेकिन हम अपना हक, अपना टैक्स, अपना अधिकार मांग रहे हैं। फिर आखिरकार बजट में जो भी वादे किए गए, खुद प्रधानमंत्री और पूरे राजनीतिक तंत्र ने जिन पर हस्ताक्षर किए, वे सिंचाई के लिए या बेंगलुरु के विकास के लिए पैसा जारी नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि केंद्र कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रहा है। हाँ, इसीलिए हम हारे। फेडरलिज्म संविधान का हिस्सा है। हाँ, इसीलिए हम हारे। इस सूखे में हमें दिल्ली जाना पड़ा, हमें अदालत जाना पड़ा। हम अपने सभी विधायकों को दिल्ली ले गए, हमने संघर्ष किया, हमने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तब हम फिर लड़े, परंतु वे नहीं माने। हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात का अनुरोध किया, लेकिन वे हमसे नहीं मिल। उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात तय की, लेकिन गृह मंत्री नहीं माने। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने पूछा कि ये क्या है। फिर कल या आज वे यह कहते हुए सामने आए हैं कि हमने जो कुछ भी मांगा है उसका लगभग 20% वे जारी कर रहे हैं। हमने कस्बों और शहरों के आसपास जिन लोगों से बात की, उनमें भी इन बातों का कुछ भाव था। राम मंदिर यहां कोई मुद्दा नहीं है। यह इस पर आधारित है कि उन्होंने यहां कौन सी नीतियां लागू की हैं। वे अचानक बदलाव कर उन्हें रोक रहे हैं। उन्होंने इतनी योजनाएं दी, लेकिन लागू कुछ नहीं किया। किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कर्नाटक के लोगों की मानसिकता ऐसी है, राज्य सरकार कांग्रेस हो सकती है और केंद्र सरकार बीजेपी की हो सकती है। भारत की राजनीति, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि पूरा उत्तर मोदी का समर्थन कर रहा था, लेकिन अब पूरा दक्षिण इसके बिल्कुल उलट है। फर्क लहर का भी है। पूरा दक्षिण अब क्षेत्रीय पार्टियों की ओर बढ़ रहा है। आंध्र टीडीपी के साथ है, जगन पूरी तरह निराश हैं। तेलंगाना में केसीआर के पास है। तमिलनाडु में भी देखें तो डीएमके हो या एआईएडीएमके, उन्हें सीटें मिलने वाली हैं। मोदी को 400 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। उन्हें अधिक से अधिक 200 या 250 के आसपास सीटें ही मिलेंगी। मोदी ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। आइए यूपीए सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मौका दें। आइए आशा करें। मेरा मतलब है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दिग्गज हैं बाचू, इसीलिए हम राहुल गांधी की मौजूदगी में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वह पहले ही घूम चुके हैं, वह प्रजाध्वनि कर चुका है। हम उनके विचारों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय भारत के लिए यह बदलाव बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उत्तर में मंदिर राजनीति अधिक प्रभावशाली है। मुझे अयोध्या जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके इर्द गिर्द मेरा जीवन घूमता है। कर्नाटक इस बात पर विश्वास करता है कि वे लोगों को क्या दे रहे हैं, जैसे मुफ्त चीजें। मुझे नहीं लगता कि मुफ्त चीजें दुनिया भर में काम करती हैं। केवल कर्नाटक में लोग इस पर विश्वास करते हैं। क्या महिलाओं के पास निःशुल्क पास है? हाँ, ये महिलाओं के लिए मुफ्त है ना? ये महिलाओं के लिए निःशुल्क है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। देश का विकास होना चाहिए। तो ये कैसे किया जाएगा, आप मुझे बताएं। क्या किया जाए? सख्ती होनी चाहिए। सख्ती? इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ये चुनाव दिल्ली के लिए है, कर्नाटक के लिए नहीं। हाँ, यह सांसद चुनने का चुनाव है। हाँ, यह सांसद का चुनाव है। मैंने राहुल गांधी को वोट दिया है। जिन मुद्दों पर हम संसद सदस्यों को चुनते हैं वे हैं सुरक्षा और हमारे लिए लाभ वाले मुद्दे हैं। अब जैसा कि वाजपेयी ने बताया, जेडीएस ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और ये थोड़ा आश्चर्य की बात है और हम आरित अशोक से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन पहले ये देखें कि हाल के वर्षों में जेडीएस के साथ क्या हुआ। लगातार काफ़ी मजबूत रहने के बाद क्या अब वे खत्म होते जा रहे हैं? 2000 से 2019 के बीच जेडीएस का वोट 20% से घटकर आधा यानी 10% और विधानसभा में 20% से गिरकर 13% पर आ गया, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। दरअसल बाज ने पूर्व उप मुख्यमंत्री आर अशोक से पूछा कि उन्होंने जेडीएस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया जबकि ये पार्टी खत्म हो रही है, और उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। पिछली बार आपने राज्य में जीत हासिल की थी, इस बार आपको देवेगौड़ा की जरूरत क्यों पड़ी?
इसका मतलब है कि आपको यकीन नहीं था कि आप इस बार पर्याप्त सीटें जीतने जा रहे हैं। आप इस बात से गंभीर रूप से चिंतित थे कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आपको काफ़ी पराजित करने के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें जीत लेगी। क्या वह सही है? हाँ, लगभग। मुझे लगता है मैं इस सवाल को स्वीकार करूंगा। हम कर्नाटक में चुनाव हार गए। कुछ कारणों से हम चुनाव हार गए, लेकिन कारणों को किनारे रख दें तो सच्चाई यह है कि हम चुनाव हार गए। हमें पुराने मैसूर, कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में वोट चाहिए थे। मुझे लगता है कि हासन में, मांड्या में, कोलार में हम कमजोर हैं। कुछ 3-4 जिलों में हम कमजोर हैं। इस बार हम 28 में से 28 सीटें जीतना चाहते हैं। इसीलिए हमने जेडीएस के श्री देवेगौड़ा के साथ गठबंधन किया है। तो दोराब, ये काफ़ी स्पष्ट है कि बाज के जवाब में यार अशोक कहते हैं कि हम दक्षिण में वास्तव में कमज़ोर हैं, ये स्वीकार करना कि हम थोड़े हताश थे। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि जेडीएस को हुआ क्या है। मुझे लगता है कि जेडीएस और बीजेपी दोनों जेडीएस खत्म होती जा रही है। 2 चुनाव पहले विधानसभा में यह 20% थी, अब यह 13% है। कम से कम 20 वर्षों से यह इतना कम नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि श्री देवेगौड़ा कार्रवाई से बाहर हो रहे हैं, इसलिए वहां ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी, ये मत भूलिए कि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दक्षिण में जीत हासिल की थी। इस बार वे देवेगौड़ा के साथ क्यों गए? क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि वे खुद बैकफुट पर हैं और वे उनकी मदद चाहते थे। पिछली बार उन्होंने उन्हें कांग्रेस के साथ जाने दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 25 सीटें जीत लीं। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीएस दोनों जानते थे कि वे पतन की ओर हैं, और वह यह है कि यदि वे गठजोड़ करते तो वे इससे कुछ हासिल कर सकते थे। बाज, लेकिन पिछली बार 2019 में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। या तो उनके वोट एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, मतदाता एक दूसरे के खिलाफ थे, या बस ये था कि दोनों बहुत बुरा प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये इस बार आपके चुनाव विश्लेषण में काम करेगा, गहरे तौर पर काम करेगा? गहरे तौर पर 2019 में हमारे यहाँ भी प्रचंड मोदी लहर थी। मेरा मतलब है हर किसी ने इसे पहचाना। और अगर आप यहाँ लोगों से पूछें कि क्या राम मंदिर की लहर है, वह नहीं है। इसलिए भाजपा के पास वही एजेंडा नहीं है जो उत्तर में है। वे वहाँ राम मंदिर के बारे में और भी कुछ कह सकते हैं, और तो फिर वे किस बात पर लड़ रहे हैं? मुझे कहना होगा कि उत्तर में भी पुलवामा जैसा कुछ नहीं है। तो हम जो कह रहे हैं माया, वो ये है कि 2019 मोदी प्लस पुलवामा प्रभाव था। शायद 50-50 की मजबूत स्विंग थी। इस बार आपके पास पुलवामा नहीं है। क्या 2019 में पुलवामा का कुछ असर यहाँ भी हुआ था? मुझे लगता है कि उत्तर में जो होता है उससे दक्षिण को थोड़ी दूरी महसूस होती है। हम एक अलग इकाई हैं। तो माया, जेडीएस को क्या हुआ है और ये हर दिन बदतर से बदतर क्यों होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि जनता दल सेक्युलर को एक पारिवारिक पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। ये देवेगौड़ा, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनके पोते प्रज्वल हैं, जिन्होंने यौन शोषण के भयावह आरोपों के साथ पार्टी को इस समय बहुत ही कठिन स्थिति में डाल दिया है। प्रज्वल खुद ही देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से, मेरा मतलब है, उस भयावहता के अलावा, अगर यह सच है, अगर आरोप सही है, महिलाओं को जिस भयावहता से गुजरना पड़ा है, राजनीतिक रूप से भी, यह गठबंधन के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। लोग पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही बीजेपी पर हमलावर है, और आपने इस व्यक्ति के साथ तब गठबंधन किया जब आप शायद पहले से ही आरोपों के बारे में जानते थे। यह एक बहुत ही पेचीदा मसला है कि कथित तौर पर आरोपों को बीजेपी में नेतृत्व के साथ साझा किया गया था, इसे दूसरों के साथ साझा किया गया था, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े और उन्हें उम्मीदवार बनाया, शायद इसलिए कि देवेगौड़ा द्वारा की गई यह एक कठिन सौदेबाजी थी। आप मेरे पोते को हसन से टिकट दीजिए, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। तो वे इस भयानक घोटाले के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? बीजेपी और जेडीएस कैसे जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं? बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने अपने भाई और भतीजे से पूरी तरह दूरी बना ली है। वे कह रहे हैं कि इसमें देवेगौड़ा का नाम मत घसीटो। वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। तो अचानक पारिवारिक पार्टी का क्या हुआ? शायद पिता, चहेते बेटे, मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री। तो क्या परिवार भी बंटे हुए हैं? केवल परिवार में एक छोटा परिवार? ऐसा लग रहा है मानो ये उनकी पत्नियां हों, उनके बच्चे हों। लेकिन निश्चित रूप से कुमारस्वामी ही वे पुत्र हैं जो हमेशा अपने भाई रेवन्ना से आगे रहे हैं। ये दिलचस्प है और इस पर आगे बढ़ते हुए बहुत से लोग कहते हैं कि इस देश के कई अन्य राज्यों की तरह चुनाव पूरी तरह से जाति पर होते हैं। राजनीति पूरी तरह जाति की राजनीति पर आधारित है। क्या वह सच है? जरा उन जातियों पर नज़र डालें जो इस चुनाव में निर्णायक हैं। कर्नाटक में जाति मायने रखती है। जो जातियां बीजेपी का समर्थन करती हैं वे लिंगायत, ओबीसी, उच्च जातियां हैं और निश्चित रूप से अब उनकी सहयोगी JDS, जिसे वोक्कालिगाओं द्वारा दृढ़ समर्थन हासिल है। कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों मुसलमानों का समर्थन हासिल है। अब वे पूरे कर्नाटक में कहाँ हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं? 3 अलग अलग क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में हैदराबाद, कर्नाटक और नीचे पश्चिम में लिंगायत हैं। ये बीजेपी का मजबूत इलाका है। दक्षिण में वोक्कालिगा हैं और पूर्व में पूरा इलाका क्षेत्र जहां SC मतदाताओं का प्रभुत्व है और यह कांग्रेस का एक मजबूत क्षेत्र है। लेकिन जाति के अलावा एक प्रकार का ग्रामीण शहरी विभाजन भी है और बीजेपी एक अधिक मजबूत शहरी पार्टी है। अगर उनके वोटों पर नज़र डालें तो बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 55% वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस इसके उलट है। 70% वोट ग्रामीण इलाकों से और 30% वोट शहरी इलाकों से मिलते हैं। और हाँ, JDS लगभग पूरी तरह से एक ग्रामीण पार्टी है और निसंदेह JDS लगभग पूरी तरह से एक ग्रामीण पार्टी है। इसलिए जब आप पूरे कर्नाटक में यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ विभिन्न पार्टियों के गढ़ हैं और इसे बहुत व्यापक रूप से कहें तो भाजपा बॉम्बे कर्नाटक में बहुत मजबूत है और पश्चिम में JDS, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, दक्षिण में बहुत मजबूत है और कांग्रेस हैदराबाद, कर्नाटक, पूर्व, उत्तर पूर्व में बहुत मजबूत है। यहाँ इस प्रकार का व्यापक राजनीतिक विभाजन है। इसलिए जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आपको गलत धारणा हो सकती है कि इस चुनाव में कौन जीत रहा है। हाँ, हालांकि हर क्षेत्र में हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है, फिर भी एक प्रमुख पार्टी होती है। मेरा मतलब है, जबकि पश्चिम में आपके पास वोक्कालिगा हैं, आपके पास अभी भी कुछ हद तक कांग्रेस है। इसी तरह बॉम्बे कर्नाटक में आपके पास अभी भी बीजेपी है, लेकिन आपके पास कांग्रेस भी है। लेकिन प्रमुख दल आमतौर पर साफ नजर आता है। जाति के अलावा इस चुनाव में एक प्रमुख कारक मुस्लिम समुदाय रहा है और इस राज्य में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण है। अब ये शायद 25 साल पहले हुआ था और ये तब से लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका समर्थन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे बहुत दृढ़ता से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम हित सबसे आगे हैं। इसलिए हमने मुसलमानों के लिए इस 4% आरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री से बात की। वे कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। 30 साल से मुसलमानों के लिए आरक्षण है। 1980 से मुसलमानों को 4% आरक्षण है। वे चुप क्यों हैं? 2008 से लेकर 2023 तक वे सत्ता में रहे, वे क्या कर रहे थे? और बीजेपी की सरकार के आखिरी साल में यानी बसवराज बोम्मई ने यह 4% आरक्षण रद्द कर दिया था। मुस्लिम नेता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। बसवराज बोम्मई की सरकार को हलफनामा दायर करना पड़ा कि यथास्थिति जारी रहेगी। बोम्मई सरकार ने खुद ऐसा कहा। बोम्मई सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी क्यों झूठ रहे हैं, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, ताकि पिछड़े समुदायों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। पिछड़े समाज के वोट के लिए वे यह झूठ गढ़ रहे हैं
लेकिन कर्नाटक में मुस्लिम हिंदू रिश्ते अच्छे रहे हैं। जी बेहतर रहे हैं। क्या कर्नाटक के अधिकांश भाग में ऐसा है? कर्नाटक में यह बहुत अच्छा है। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। वे कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था थोड़ी समस्या है। नहीं, कोई समस्या नहीं है। कानून व्यवस्था बेहतर है। पूरे देश में कर्नाटक नंबर 1 पर है। तो बाज यह 4% आरक्षण का मुद्दा, मुस्लिम मुद्दा, कर्नाटक ही नहीं, प्रधानमंत्री और अमित शाह ने इसे पहले चरण के बाद पूरे देश में बहुत मजबूती से उठाया। मुझे लगता है कि आप सही हैं कि कर्नाटक में यह एक पुराना मुद्दा है। उन्होंने इसे पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। वे अब इसे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में उनके पास कोई और मुद्दे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि यह उनका मुख्य मुद्दा बन गया है। वे सिर्फ मुस्लिम आरक्षण और कांग्रेस को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और इसी तरह की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी के अभियान में यह मुख्य प्रेरक शक्ति बन गई है। लेकिन जैसा कि बाज ने कहा, तो माया विधानसभा चुनाव में ये काम नहीं आया। मेरा मतलब है, बोम्मई ने वास्तव में इसे खत्म करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले के खिलाफ रहा। उन्होंने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब ये एक बार विफल हो चुका है, तो अब वे इसे दोबारा क्यों उठा रहे हैं? वे यहाँ जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह विभाजन पैदा करना चाहते हैं। तटीय कर्नाटक में दुर्भाग्य से पश्चिमी हिस्से में टकराव है। दुर्भाग्य से समुदायों के बीच मनमुटाव है, जिसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हवा दी जा रही है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हाल ही में कर्नाटक के एक कॉलेज में एक युवक द्वारा एक युवती की हत्या करने का बहुत दुखद अपराध हुआ था। पुरुष मुस्लिम था, महिला हिंदू थी, और बीजेपी इसका भी इस्तेमाल कर रही है। उनके पास जेपी नड्डा, जो कि पार्टी प्रमुख भी हैं, आए और परिवार से बात की, और उन्होंने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। वे उस बारे में बात कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या जाए जिससे मुस्लिम फैक्टर उभर जाए। और विडंबना यह है कि यह आरक्षण तब आया था जब देवेगौड़ा उनके सहयोगी मुख्यमंत्री थे। ये कोई हाल की बात नहीं है। और रामेश्वरम कैफे में जो धमाका हुआ, हाँ, रामेश्वरम कैफे में, जिसे वे फिर से कानून व्यवस्था का मसला और मुस्लिम आतंकवादी कह रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता अक्सर कहते हैं कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, लेकिन ये कोई धर्म आधारित आरक्षण नहीं है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर आधारित आरक्षण है, जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। और उस दिन किसी ने हमसे कहा था, उससे मुझे लगता है कि वर्तमान राजा मैसूर के दादा, जो एक समाज सुधारक थे, ने शायद 80 या 100 साल पहले आरक्षण की शुरुआत की थी। इसीलिए यह धार्मिक आरक्षण जैसी श्रेणी में नहीं आता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। इसी से उन्हें यह आरक्षण मिला है। मैं उस पर वापस जाना चाहता हूं जो आपने पहले कहा था। इस राज्य सरकार ने जो 5 गारंटी दी है, और वे सभी यहाँ सूचीबद्ध हैं, लेकिन आपके पास मोदी की गारंटी भी है। तो ये कर्नाटक की 5 गारंटी बनाम मोदी की गारंटी है। कर्नाटक में कौन किसकी नकल कर रहा है और कौन ज्यादा प्रभावी है? देखिए, आप राजनीतिक दलों को जानते हैं। अगर वे इस तरह के वादे कर रहे हैं, तो यह गरीबों का कल्याण बन जाता है। यदि दूसरा पक्ष ऐसा कर रहा है, तो यह मुफ्त सामान देना और रियायतें हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस वास्तव में उन गारंटियों के साथ आगे बढ़ी, जिन्हें काफी सराहा गया, और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी के मुकाबले, यानी उसके जवाब में वादों का अपना संस्करण पेश किया। मुझे लगता है कि कम से कम कर्नाटक में भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस ने सफलतापूर्वक राज्य में किया। हमने कुमारस्वामी को यह कहते हुए सुना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास, जो मुझे लगता है कि शानदार है, क्योंकि यह महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपना कब्जा जमाने और जहां वे जाना चाहती हैं वहां जाने की इजाजत देता है। कुमारस्वामी ने कहा था कि ये लोग महिलाओं को भटका रहा है, ग्रामीण महिलाओं को भटका रहे हैं। बाद में उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस उससे आगे थी। और आपने बताया कि वास्तव में काफ़ी कुछ लागू किया जा चुका है, और हमने पाया कि ज़मीन पर यह सच है, और कई महिला किसानों को
वास्तव में वह 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे। वह 5 गारंटियों में से एक है। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, हमें 2,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। पैसा उपयोगी है, इसलिए मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। नमस्ते। क्या उन्हें सरकार से 2,000 रुपये मिल रहे हैं? क्या आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं? हाँ, मुझे मिल रहे हैं। आपको सरकार से कितना मिल रहा है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे भी 2,000 रुपए मिल रहे हैं। मुझे भी 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो जैसा कि माया कह रही हैं, दोनों पार्टियों के इस पर अलग अलग विचार हैं, फिर चाहे यह फ्री भी क्यों ना हो। आर अशोक जी कहते हैं कि यह मुफ्त है, मुफ्त है, हालांकि बीजेपी भी यही काम कर रही है। हाँ, कर्नाटक में मोदी के प्रचार के बाद भाजपा की ओर झुकाव हुआ था, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राज्य के मुद्दों को उठा रहे हैं। वे राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री, विकास, किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केवल मुफ्त 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 कह रहे हैं। कर्नाटक राज्य को 5 गारंटी, इसलिए कांग्रेस को वोट दें। यही कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। आपका नेता कौन है? मेरे नेता मोदी हैं। आपका नेता कौन है? मुझे अपना नेता दिखाओ। कर्नाटक और भारत के लोगों के लिए आपको कप्तान चाहिए, बेहतर कप्तान। हमारे पास एक अच्छा कप्तान है। आप कैसे हैं? यही सवाल है, चर्चा के बिंदु हैं जो हम कर्नाटक की जनता के सामने रख रहे हैं। और यहाँ हमने श्री सिद्धारमैया से पूछा, इस चुनाव में कर्नाटक के लोगों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारी गारंटी 5 गारंटी। देखिए, हमने 5 गारंटी लागू की है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने कर्नाटक की जनता से वादा किया था कि 5 गारंटी लागू की जाएंगी। 8 महीने में कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी लागू कर दी है। इसका कर्नाटक की जनता पर बड़ा असर पड़ा है। तो ये सिद्धारमैया की 5 गारंटी बनाम मोदी की गारंटी है। मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी खोखली गारंटी है। इस चुनाव में एक और अजीब संकेत ये मिला कि भाजपा ने अपने कई मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। दरअसल 60% मौजूदा सांसदों को दोबारा खड़े न होने को कहा गया, उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। तो क्या मौजूदा सांसद या मौजूदा विधायक को हटाना एक अच्छा विचार है? हमने यह देखने के लिए कि क्या मौजूदा विधायक नए विधायकों या विधायक बनने की कोशिश कर रहे नए उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने 25 वर्षों में मेरे विचार से 35,000 से अधिक उम्मीदवारों पर नज़र डाली। और दरअसल आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा उम्मीदवारों का रिकॉर्ड किसी भी नए उम्मीदवार से बेहतर है। सफलता दर में मौजूदा उम्मीदवारों की जीत की संख्या 50% है, जबकि नए उम्मीदवार 37% है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है। तो दोहरा तथ्य यह है कि उन्होंने अपने 60% सांसदों को हटा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों किया? मुझे लगता है मोदी जी अलग तरीके से काम करते हैं। ये सिर्फ सांसदों को हटाना नहीं है। देखिए उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया। वे लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए राज्यसभा से मंत्रियों में लाए। तो ये दूसरा है, यानी दूसरा तरीका। ये कोई पुरानी बात नहीं है। मैं पिछली बार था और इस बार छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई योजना है। कर्नाटक उन्हें एक समस्या लगती है, तो उसे केंद्र से 2-3 लोग मिले हैं। उन्हें 2 पूर्व मुख्यमंत्री मिले हैं। मेरा मतलब है यह वास्तव में एक उच्च शक्ति वाला समूह है, क्योंकि उन्हें 370 तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी ओर करने की जरूरत है। उन सीटों को जीतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह एक योजनाबद्ध कदम है। मुझे नहीं लगता कि यह किसी नियमित पार्टी का नियमित कदम है। लेकिन ऐसा उन्होंने दिल्ली में भी किया। मेरा मतलब है हाँ, उन्होंने 7 में से 6 को टिकट नहीं दिया। सांसद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि अब इन चुनावों को लड़ने के लिए उन्हें मजबूत लोगों की ज़रूरत है, और उन्होंने राजस्थान में भी ऐसा किया है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई योजना है जैसा वे कहते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि कांग्रेस भाजपा सांसदों पर क्या आरोप लगाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, न तो केंद्र में राज्य की मदद करने की कोशिश की और न ही मैदान में नज़र आए ताकि लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क कर सकें। सही। क्या इसका एक हिस्सा यह है कि सभी सांसदों के खिलाफ
सत्ता विरोधी लहर होने का डर है, या बेहतर होगा कि उन्हें बदल दिया जाए और कहें कि आप जानते हैं कि कोई नया आने वाला है, क्योंकि लोगों ने 5 साल में सांसदों को नहीं देखा है? या क्या इससे भी अधिक ये है कि लोग अब वहां अपने लोगों को चाहते हैं? ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि पिछली बार भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। हाँ वे दोबारा ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहां उन्हें पता है कि उनके हारने की संभावना अधिक है, तो एक नया चेहरा भी आजमा सकते हैं। और इसलिए भी, जैसा कि भरत कह रहे थे, कर्नाटक के मुद्दे उठाए ही नहीं गए। मेरा मतलब है कि यह यहाँ कांग्रेस का एक आम मुहावरा है। केंद्र में आपके 25 सांसद हैं, आप कावेरी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पानी, सूखा राहत, कराधान। जब केंद्र में इतने सारे भाजपा सांसद हैं, तो आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर भाजपा सांसदों के कर्नाटक के सांसद नहीं होने का मुद्दा भी है। वे बस दिल्ली में केंद्रीय पार्टी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। हाँ, कई जगहों पर भाजपा को मोटे तौर पर उत्तर भारतीय हिंदू हिंदी पार्टी के रूप में देखा जाता है। दक्षिण के बाकी हिस्से, बेशक कर्नाटक में ऐसा कम हो सकता है, लेकिन ये भी बात है कि वे मोदी के सांसद हैं। हो सकता है कि वे कर्नाटक के सांसद न हों। कांग्रेस भी यही साबित करने की कोशिश कर रही है। मौत से तो फिर से उपराष्ट्रीयता या फेडरलिज्म का वह अंतर्निहित कदम जो हमारे संविधान का हिस्सा है, यहाँ बहुत मजबूत है, जैसा कि कई दक्षिणी राज्यों में हुआ है और वास्तव में अन्य राज्यों में भी, जैसे कि बंगाल में भी हुआ है। हाँ, कर्नाटक इस अर्थ में बहुत ही असामान्य है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु शहर अल्पसंख्यक आबादी वास्तव में कर्नाटक है, जो कि शायद लगभग कर्नाटक की 30% आबादी है, जो बहुत ही असाधारण सी बात है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है जो बढ़ रही है। निस्संदेह हमारे पास कानून है, कानून मौजूद है, इसलिए एक कन्नड़ साइन बोर्ड लगाना जरूरी है। लेकिन यह भी कि मुझे लगता है लोगों को थोड़ा महसूस हो रहा है कि उन्हें वह नहीं मिल रहा है जो राज्य दे रहा है। राज्य जो दे रहा है उसका उचित हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा है। यह इस समय एक उभरती हुई घटना है। तो ये बीजेपी सांसद को देश के उत्तरी हिस्से यानी केंद्र के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, और यहाँ के मतदाताओं के सामने केंद्र राज्य संबंध को गलत ढंग से देखा जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने संसद में कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं कहा, और बाज ने हकीकत में अशोक से पूछा कि वे इस बारे में क्या महसूस करते हैं। लोगों का कहना है कि कर्नाटक केंद्र सरकार को टैक्स देने के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आता है। आप राजस्व मंत्री थे, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको केंद्र से लगभग 10वां सबसे ऊंचा टैक्स का रिटर्न मिलता है। सही? तो आप सभी उत्तरी राज्यों को वित्त पोषित कर रहे हैं। क्या ये बात आपको बिल्कुल परेशान करती है कि कर्नाटक जितना पैसा देता है उसमें से उसे पर्याप्त पैसा वापस नहीं मिलता है? मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कर्नाटक में कांग्रेस के लोग ये सब पूछ रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा कर्नाटक राज्य को क्यों नहीं? चुनाव में भी वे यही नारा दिया जा रहा है। यह ऐसा है जो बेंगलुरु के साथ होता है। कर्नाटक राज्य में 65% राजस्व केवल बेंगलुरु से आता है। बेंगलुरु वाले पूछें तो पैसा राज्य, जिला, केंद्र सरकार, विदेश नीति, सेना, वायुसेना हो, हवाई अड्डे हों, बंदरगाह हों, उनकी देखभाल उन्हें ही करनी है। हर मतलब से अंबेडकर का हमारा संविधान सदस्यों, नागरिकों के बीच विभाजन है, क्षेत्र पर विभाजित नहीं है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में अधिक लोग हैं, बिहार ज्यादा लोग हैं। स्वाभाविक है कि फंड अभी जाएगा या नहीं जाएगा। पिछले 50 वर्षों से यह उत्तर प्रदेश बिहार जा रहा है। तो वैसे भी अंतिम बात क्या है? इस चुनाव में कौन जीत रहा है? जनमत सर्वेक्षण क्या कहते हैं? अन्य संकेतक क्या कहते हैं? संक्षेप में कहें तो ये कुछ इस प्रकार है। याद कीजिए, कर्नाटक की कुल 28 सीटें। ओपिनियन पोल के पोल कह रहे हैं कि एनडीए को 22 और इंडिया या कांग्रेस को 6 सीटें मिलने जा रही हैं। और पिछले कुछ वर्षों में हमने कुल मिलाकर देखा है कि 70% जनमत सर्वेक्षण सही दिखते हैं। हालांकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसमें सभी 100% गलत थे। उन सभी ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस जीतेगी और वास्तव में भाजपा जीत गई।
इसीलिए जो भी दौर आप कहते हैं आपको उसे थोड़ा सावधानी से देखना होगा। लेकिन यदि आप अन्य भविष्यवक्ता विधानसभा चुनावों को भविष्यवाणियों के रूप में देखें, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, तो यह एनडीए को 12 सीटें और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलने की ओर इशारा करता है। तो ये पोस्टरों और ज़मीनी विधानसभा चुनाव मतदाताओं के बीच एक बड़ा अंतर है। अंतिम पंक्ति, आप किस संख्या पर विश्वास करते हैं? एक औसत बताइए। मुझे नहीं लगता। हम कर्नाटक के कुछ हिस्सों से गुजरे हैं, हमने लोगों से बात की है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता कि जनमत सर्वेक्षणों का औसत अधिक विश्वसनीय है। मुझे लगता है कि यह निश्चित है कि 5 गारंटियों ने राय के आधार को बढ़ा दिया है और ये काफ़ी नया भी है। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि 5 साल तक साता में रहा और बाद के 2 साल में कहाँ है, तो क्या ये नया है? इसलिए हर कोई इसे समझ रहा है और मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, जैसे एक बहुत अच्छी बात है। हम अगर आप लोगों से बात करें तो वे कहते हैं कि यह कांटे की टक्कर है, बहुत करीबी लड़ाई है, या इधर या उधर हमारे पसंदीदा तरीके से जाएगा या नहीं, ये सब इस पर निर्भर करता है। लेकिन ये कांटे की टक्कर होने वाली है। आपका मतलब है कुछ भी हो सकता है? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि वे पिछली बार की तुलना में काफ़ी करीबी टक्कर होगी और संभवतः उतना बड़ा अंतर नहीं होगा जितना जनमत सर्वेक्षणों में दिखाया जा रहा है। माया, फिर आपको क्या लगता है हवा किस तरफ बह रही है और वह मुख्य चीज़ क्या है जो लोगों को प्रेरित कर रही है? एक महत्वपूर्ण कारक जिसका आपने पहले उल्लेख किया था और दोराब ने वास्तव में अभी जोर दिया है, ये 5 गारंटी हैं। क्या वह कुंजी है और भाजपा के दृष्टिकोण से उनकी कुंजी क्या है? मुझे लगता है कि हवा जो बह रही है, मेरा मतलब है कि बीजेपी को उससे कम मिलेगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि संख्या के मामले में वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। किससे बेहतर? सीटों की संख्या के मामले में कांग्रेस से आगे। लेकिन जो कुछ उनके पास था उसे वे खो देंगे। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि उनका मुख्य विषय राज्य की जरूरतें हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र में भाजपा को वास्तव में कन्नडिगाओं की परवाह नहीं है। चाहे सूखे की बात हो, टैक्स की बात हो, यहाँ के उद्योगों में स्थानीय लोगों के रोजगार की बात हो, वे इसी पर जोर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा वास्तव में मोदी फैक्टर, प्रधानमंत्री की अपील के सहारे चल रही है। वे विदेशों में भारत की छवि के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कैसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतना में कैसे बढ़ा है। मुझे लगता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी पर खूब खेल रहे हैं। हमने पाया कि विदेशों में भारत की छवि नामक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वास्तव में व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, लेकिन यह मायने रखती है। ये बहुत मनोरंजक है। यह स्टार्टअप के लिए मायने रख सकता है। यहाँ बेंगलुरु में स्टार्टअप की बात है। हाँ, इस तरह से ये मायने रखता है। गौर कीजिए, ये कर्नाटक काउंटडाउन था। हम आपको बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल में छात्रों के बीच वास्तव में सबसे प्रभावशाली, हृदय स्पर्शी और उत्साहवर्धक बातचीत के साथ विदा लेते हैं। ज़रा इन युवाओं की बात सुनिए और आपको हमारे देश के युवाओं पर गर्व महसूस होगा। मुझे लगता है कि कभी-कभी मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए खुद को अपने ऊपर लेना एक भारी जिम्मेदारी है, और मेरी राय बहुत अधिक धूमिल है और बहुत अधिक नकारात्मक है, क्योंकि एक प्रश्न जिससे मैं जूझता रहता हूँ वह यह है कि यदि पिछले दशक में यदि बदलाव बहुसंख्यकवाद की ओर रहा, तानाशाही की ओर रहा और असहमति को दबाने की ओर रहा, तो सोचिए अगले 5 वर्षों में यह कैसा दिखेगा, अगले 10 वर्षों में यह कैसा दिखेगा, क्योंकि यह और भी खराब होने वाला है। जैसे जो पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है वह सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेगी, और इसका मतलब होगा विरोध को कम करना। इसलिए जब मैं सोचता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, तो मुझे डर लगता है। एक सामान्य बात जो उठती है वह सिर्फ एक राजनीतिक प्रश्न नहीं है, यह एक बहुत ही कानूनी प्रश्न है। तो जाहिर तौर पर मीडिया को चौथा स्तंभ समझें, लेकिन ये सभी जांच एजेंसियां जिनकी हम बात करते हैं, जैसे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, ये सभी चौथी शाखा के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज से संबंधित हैं। तो ये ऐसी एजेंसियां हैं जिनसे जांच को रेगुलेट करने की अपेक्षा की जाती है।
उन्हें तटस्थ जांच करनी चाहिए। उन्हें गारंटर संस्थान कहा जाता है क्योंकि वे जांच में संतुलन रखने की गारंटी देते हैं। हालांकि भारत में उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। यह कुछ ऐसा है जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ वह इसका अच्छा उदाहरण है। तो ये एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र के विश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के दौरान एक शब्द था कि हमें बुराई और कम बुराई के बीच चुनने की जरूरत है। तो वास्तव में हमारे पास उस प्रकार का कोई उद्धारकर्ता नहीं है। चुनाव के आसपास सभी सवाल राम मंदिर के बारे में हैं। आप किस पक्ष में हैं, हिंदू, मुस्लिम? यह विकास के बारे में नहीं है। अगर एक पार्टी कह रही है कि हम एक बैंक खाते में 500 रुपये देने जा रहे हैं, तो दूसरी पार्टी कह रही है कि हम एक महीने में एक बैंक खाते में 1000 रुपये देने जा रहे हैं। और यह पूरा का नैरेटिव चुनाव के आसपास घूमता है। कौन किस हित समूह को क्या दे सकता है। न तो यह देश के समग्र विकास या देश के ढांचागत विकास के बारे में है। मायने यह रखता है कि मुझे चुनावों से क्या मिल रहा है, देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया घरानों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। कानूनों को जिस तरह से लागू किया जाता है उन्हें ऐसे लागू किया होना चाहिए ताकि मीडिया घरानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी हो। अगर कहा जाए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका होती है, और यदि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, खासकर चुनावों के समय, तो यह लोकतंत्र के खिलाफ होगा। गौतम भाटिया एक संवैधानिक कानून के विद्वान थे। उन्होंने इसके लिए न्यायिक पलायनवाद शब्द गढ़ा है। संदर्भ गारंटीकृत संस्थान या कोई भी संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही सुनिश्चित करने की होती है, जांच और संतुलन सुनिश्चित करने की होती है, वह अपने इस काम से बच रहा है। आप ऐसे कई संस्थानों को देखते हैं जो यह कहते हुए कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर देते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, यह आदेश नहीं है। और यह पलायनवाद वास्तव में पिछले 1 दशक में बढ़ रहा है। मैं कहूंगा कि इन संस्थानों से जो हमारी स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले हैं या हमारे अधिकारों की गारंटी देने वाले हैं, उनके इस पलायनवाद से हमारे अधिकारों का नुकसान होगा, क्योंकि तब आप एक विशेष संस्था यानी विधायिका या कार्यपालिका को अपनी इच्छानुसार कार्य करने और निर्णय लेने की अनुमति देते हैं और उन पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है, कोई जवाबदेही तंत्र नहीं बना रहा है। और मुझे लगता है कि इन संस्थानों द्वारा दिखाए गए पलायनवाद के कारण हम बहुत कुछ खो रहे हैं। मैं उस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि आजकल सार्वजनिक चर्चा किस तरह से बनती है। जिन विषयों पर यह बनती है वह धर्म, जाति या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में होती हैं जो वास्तव में स्थानीय लोगों, देश के विकास के मामले में प्रासंगिक नहीं हैं या मेरे स्थानीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये नहीं पूछते कि मेरे मोहल्ले में कितनी किलोमीटर सड़क बनी है, बल्कि ये पूछते हैं कि कहाँ क्या बना है, कौन सा मंदिर बना है। तो जिस तरह से सार्वजनिक चर्चा को गढ़ा गया है वह एक समस्या है। और अपने भविष्य के बारे में मैं न्यायपालिका में जाना चाहता था। और पहली बात जो मैं सोचता हूँ वह यह है कि जब मैं उस पद पर रहूँगा और जब मैं मामलों का फैसला करूँगा तो मुझ पर किस तरह का राजनीतिक दबाव होगा। तो यह वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि हमने वह मानसिकता विकसित कर ली है। मुझे यह कंपा देने वाले प्रभाव नामक यह अवधारणा मिली। जब आप लोग जो कह सकते हैं और जो नहीं कह सकते उसमें राज्य का अधिक हस्तक्षेप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि लोग बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि वे हुकूमत की प्रतिक्रिया से बहुत डरते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विशेष रूप से मीडिया घरानों के साथ यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो चलन में है, क्योंकि एक मीडिया हाउस को अब सावधान रहना होगा कि वह अपने पत्रकारों को कहाँ भेजता है। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें जेल जाना पड़े। किसी को भी सावधान रहना होगा कि वे क्या कहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें मानहानि का मामला या कोई अन्य कानूनी नोटिस मिल जाए। और एक और बात जो मैं विशेष रूप से भारत के बारे में कहना चाहूँगा वह ये है कि यह कानून के बारे में नहीं है बल्कि प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कानून से हमें क्या दंड मिल सकता है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जो इस सजा को व्यवहार्य या व्यवहारिक बनाती है, और यह प्रक्रिया स्वयं एक सज्जा का काम करती है। तो यह
क्या करती है, इससे नागरिकों और विशेषकर मीडिया घरानों के दिमाग में एक तरह की रुकावट पैदा हो जाती है, क्योंकि अब वे उन क्षेत्रों का खोज या अन्वेषण नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पाएंगे जैसा कि वे पहले किया करते थे या करना चाहते हैं या करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि संभवतः जेल जाने या एक बहुत शक्तिशाली संस्थान के साथ टकराव होने से तनाव और चिंता झेलेंगे, वह इसके लायक नहीं है। इसलिए जब आपके सामने ऐसी स्थितियां हों तो मीडिया से स्वतंत्र होने की उम्मीद करना मुश्किल है।